इंटरनेशनल टॉप 10 न्यूज आपने देख ली और अब आपको तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच पर भारत की आवाज अब सिर्फ श्रोता की नहीं बल्कि निर्देशक की हो चुकी है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित हो रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसमें संयुक्त घोषणा पत्र में जो बातें दर्ज की गई हैं वो बताती हैं कि अब भारत अकेला नहीं है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को ब्रिक्स के 11 देशों ने न सिर्फ मानवता पर हमला बताया बल्कि आतंकवादियों के संगठनों, उनके वित्त पोषकों और पनाह देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई। ये सिर्फ निंदा नहीं है, ये पाकिस्तान जैसे आतंक पालने वाले देशों के लिए सीधी उन्हें चेतावनी है। ब्रिक्स मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का पुरजोर समर्थन किया। देखिए, भारत के लिए संयुक्त घोषणा पत्र में कही गई दोनों बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत लंबे समय से यूएन में नए देशों को शामिल करने की मांग करता रहा है। रियो शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ दोहराने मापदंडों को खारिज किया गया है। इससे पहले क्वाड देशों ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की थी। ब्रिक्स देशों की ओर से कहा गया कि हम 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए। हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसमें आतंकवादियों का सीमा पार आवागमन, आतंकवाद का वित्त पोषण और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना देना शामिल है। देखिए, ब्रिक्स देशों ने एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की इच्छा जताई है। साथ ही यूएन से आतंकवाद पर सम्मेलन बुलाने का आग्रह भी किया है। भारत के लिए ब्रिक्स का ज्वाइंट स्टेटमेंट काफी संतोषजनक है और इसे भारत की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिक्स में पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सत्र के दौरान पड़ोसी मुल्क पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं है। अगर कोई देश आतंकवाद का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करेगा तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी होगी। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से किसी देश को हिचक नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद का समर्थन या इसकी मौन सहमति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी देशों को मिलकर इस पर निर्णय लेना होगा। भारत के आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने इसका आज जानकारी दी इस पूरे मामले की और कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि पहलगाम में हुआ हमला पूरी मानवता पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादियों को वित्त पोषित करने, बढ़ावा देने, सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वालों से सख्ती से हम निपटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुध्रुवीय विश्व को आकार देने में ब्रिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ब्रिक्स समूह में विज्ञान और अनुसंधान कोष स्थापित करने पर विचार करने के संदर्भ में भी कुछ सुझाव दिए हैं। दम्मू रवि आगे कहते हैं कि सभी सदस्यों ने भारत का समर्थन किया। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में यूएन में सुधार का समर्थन भी किया गया। सुरक्षा परिषद को और लोकतांत्रिक, प्रभावी और कार्य कुशल बनाने के लिए बदलाव की मांग की गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम यूएनएससी के व्यापक सुधार के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि, प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके ताकि यह मौजूद वैश्विक चुनौतियों का पर्याप्त रूप से जवाब दे सके। ब्रिक्स देशों सहित अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते और विकासशील देशों की आकांक्षाओं का समर्थन कर सके ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यूएनएससी में अपनी भूमिका निभा पाएं। हम अफ्रीकी देशों की आकांक्षाओं को मान्यता देते हैं, जैसा कि एजुलविन सर्वसम्मति और सित्ते घोषणा में परिलक्षित होता है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार से विश्व स्तर पर दक्षिण की आवाज पहुंच पाएगी। इसलिए भारत और ब्राजील की आकांक्षाओं को अपना समर्थन देते हैं। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चिंता जताते हुए WTO के नियमों का भी उल्लंघन बताया गया। साथ ही इससे विकासशील देशों को होने वाले नुकसान की बात भी दर्शाई गई है।
जब एक देश के नेता आतंकियों को सौंपने की बात करें और उसी देश का आतंकी उसका विरोध करे तो समझ लीजिए कि वहां असली हुकूमत किसकी है। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब खुलेआम अपने पिता और मसूद अजहर जैसे ग्लोबल आतंकवादियों का बचाव कर रहा है और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ही देशद्रोही बताने लगा है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया। दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। तलहा ने कहा कि बिलावल का ये बयान पाकिस्तान की पॉलिसी, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ है। उसने कहा कि क्या कोई नेता अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है क्या? तलहा जो खुद एक ग्लोबल आतंकी है, उसने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि हाफिज सईद का कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बिलावल का बयान पाकिस्तान की इमेज को ग्लोबल लेवल पर बदनाम करने का है। पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी नैक्टा के मुताबिक पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों को बैन कर रखा है। हाफिज सईद को लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य चेहरा माना जाता है। वो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में टेरर फंडिंग के लिए 33 साल की सजा काट रहा है, जबकि ग्लोबल आतंकवादी मसूद अजहर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने दावा किया था कि हाफिज सईद जेल में है, जबकि मसूद अजहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, शायद वो अफगानिस्तान में हो सकता है। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि अगर भारत यह जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को उसे गिरफ्तार करने में खुशी होगी। मसूद अजहर भारत में 2001 के संसद हमले, 26/11 मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। बिलावल का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब 2 महीने पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर ने इसके बाद बयान जारी कर कहा था कि मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। मरने वालों में उसकी बड़ी बहन का पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल थे। बयान में भी कहा गया है कि आतंकी मसूद के 3 करीबी सहयोगी भी मारे गए थे। इनके अलावा एक सहयोगी की मौत हुई थी। अजहर 2001 के संसद हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वो 2016 में पठानकोट हमले में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश-ए-मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उस सियासत में इन दिनों एक नया विस्फोट हुआ है और वो विस्फोट कोई और नहीं बल्कि अरबपति और टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का है। मस्क ने अब अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा सार्वजनिक मंच पर कर दी है। नाम है अमेरिका पार्टी। अमेरिका पार्टी की घोषणा कर दी गई है उनके द्वारा। अब दावा यह किया गया है वे अमेरिका को फालतू खर्च, भ्रष्टाचार से मुक्त कर लोकतंत्र को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई है। लेकिन इस कदम से अमेरिका की पुरानी राजनीति में भूकंप सा आ गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के इस कदम को बेहुदा बताया है, राजनीति को भ्रमित करने वाला करार दिया है। ट्रंप साफ बोले कि मस्क अब पटरी से उतर चुके हैं। तीसरी पार्टी का सपना कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका पार्टी बनाई है और इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि बेहुदा कदम है जो देश की राजनीति में भ्रम फैला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तीसरी पार्टी बनाना बेहुदा है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी सफल रही है। अमेरिका में हमेशा से 2 दलीय प्रणाली रही है, तीसरी पार्टी कभी यहां सफल नहीं हुई है। इसलिए मस्क इससे मजे जरूर ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेहद बेहुदा लग रहा है। ट्रंप ने कहा कि मस्क का नया राजनीतिक कदम रिपब्लिकन पार्टी की हाल की नीतियों के खिलाफ है। ट्रंप ने अपने एक बिल की तारीफ की जिसने संघीय इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी नियम को खत्म कर दिया। ये नियम लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए मजबूर करता था और इस बदलाव से मस्क की कंपनी टेस्ला सीधे प्रभावित हुई। ट्रंप ने कहा कि जब मस्क ने उन्हें समर्थन दिया था तो उन्होंने मस्क से पूछा था कि क्या उन्हें पता है कि वह ईवी नियम खत्म करने वाले हैं। ट्रंप को हैरानी हुई जब मस्क ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने
यह भी बताया कि मस्क ने स्पेस इंडस्ट्री से अपने एक करीबी दोस्त को नासा प्रमुख बनाने की कोशिश की थी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मस्क के बड़े स्पेस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए हितों के टकराव से बचने के लिए इस अनुरोध को मना कर दिया। मस्क ने ट्रंप की बातों पर ड्यून किताब से एक लाइन कही, डर दिमाग को मारने वाला है। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी मस्क पर हमला किया। बेसेंट ने कहा कि मस्क को राजनीति छोड़कर अपनी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। बेसेंट ने बताया कि मस्क ने पहले डोगे यानी एक सरकारी विभाग है इसका नेतृत्व किया, लेकिन तब उनकी बजट कटौती से टेस्ला की बिक्री को नुकसान हुआ था। बेसेंट ने कहा उनको लगता है कि मस्क की नई पार्टी की घोषणा से उनकी कंपनियों के बोर्ड खुश नहीं होंगे और वे चाहेंगे कि मस्क अपने कारोबार पर ध्यान दें, ना कि पॉलिटिक्स पर। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका पार्टी शुरू करने का ऐलान किया। मस्क ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों पर फालतू खर्चे का आरोप लगाया। मस्क ने लिखा कि देश में बर्बादी और भ्रष्टाचार के कारण हम एक दलीय प्रणाली में जी रहे हैं, लोकतंत्र में नहीं। उनकी पार्टी का लक्ष्य लोगों को आज़ादी वापस दिलाना है। मस्क ने ट्रंप के नए टैक्स बिल की भी आलोचना की। मस्क का कहना है कि बिल 2034 तक देश के कर्ज में 3.3 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ा देगा। मस्क की योजना है कि उनकी पार्टी हाउस और सीनेट चुनाव में हिस्सा ले ताकि कॉन्फ्रेंस में संतुलन बनाया जा सके। मस्क ने एक सर्वे भी शेयर किया जिसमें ज्यादातर लोगों ने दो दलीय प्रणाली से अलग होने का समर्थन किया था। (26/11) एक ऐसा हमला जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी। मुंबई 60 घंटे दहशत में घिरी हुई थी। अब इस हमले के पीछे की साजिश का एक और गहरा चेहरा सामने आया है, तहव्वुर हुसैन राणा। मुंबई क्राइम ब्रांच और एनआईए की पूछताछ में इस पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी ने जो खुलासे किए हैं वो साबित करते हैं कि 26/11 केवल एक आतंकवादी हमला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी और सैन्य साजिश थी। 26/11 के खूनी हमले में शामिल तहव्वुर हुसैन ने भारत में पूछताछ के दौरान बड़ा कबूलनामा किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और एनआईए की कस्टडी में हुई पूछताछ में तहव्वुर ने माना कि वह आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का प्रशिक्षित एजेंट था। हुसैन ने बताया कि जांच एजेंसियों को उसने बताया कि उसे खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी अरब भी भेजा गया था, जहां उसकी भूमिका सिर्फ चिकित्सा या व्यापारिक नहीं बल्कि जासूसी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि हुसैन ने माना है कि लश्कर-ए-तैयबा महज एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक व्यापक जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी, आईएसआई और सेना की सीधी भूमिका है, उनका सीधा हस्तक्षेप है। तहव्वुर हुसैन का सबसे करीबी सहयोगी रहा डेविड कोलमैन हेडली, जो पहले ही अमेरिकी कोर्ट और भारतीय एजेंसियों के सामने मुंबई हमले की रेकी और योजना का मास्टरमाइंड माना गया। हेडली कई बार लश्कर की आतंकी ट्रेनिंग में जा चुका था और तहव्वुर हुसैन उसके जरिए भारत में नेटवर्क खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 2008 के उस भयावह आतंकवादी हमले में पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। कराची से उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस योदी सेंटर है जैसे हाई प्रोफाइल ठिकानों को निशाना बनाया था। पूरे देश ने 60 घंटे तक डर, गुस्सा, शोक के वो पल देखे थे जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस हमले में 166 निर्दोष लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा घायल हुए थे। तहव्वुर हुसैन पर पहले से ही आरोप थे कि वो हेडली के साथ मिलकर लश्कर, हिजबुल और आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी साजिशों में शामिल था और उसकी जुबानी इन आरोपों की पुष्टि भी हो गई है। तहव्वुर हुसैन का कबूलनामा ये दर्शाता भी है कि पाकिस्तान की संस्थाएं सिर्फ आतंकी पनाहगाह नहीं है बल्कि आतंक की योजना बनाने वाली मशीनरी का हिस्सा हैं।